हेलो डी स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारती भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारती भवन में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th का बायोलॉजी, क्लास 10th का बायो में पढ़ाने वाला हूं। और इस बायो में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख लीजिए कि आपको मैं पिछली वीडियो में मैं बताया था, मतलब इसका मैं बायो का बहुत सारा क्लास ले चुका हूँ और उसमें जीव का जनन चल रहा था, यानी जनन चैप्टर चल रहा है। ओके, जनन चैप्टर में मैं कुछ क्लास ले चुका हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये कायिक उत्तक संवर्धन है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी कि उदाहरण आर्किक सजावटी पौधे, यहाँ तक मैं क्लास ले चुका हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ कायिक संवर्धन के लाभ क्या होते हैं, इसका क्लास में लेने वाला हूँ। तो अगर आप अच्छी तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। आपको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे जो है कायिक संवर्धन के लाभ हैं। एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि मैं नहीं बता पाया, वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे एक तो यूट्यूब चैनल, इस चैनल पे आपको मिल ही जाएगा। और जो क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे नहीं मिलेगा वो आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगा, जो कि ब्लॉग का नाम है भारती भवन बुक्स .blogspot.com। अगर ये आप सर्च करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा, या फिर आपको नहीं आता है तो फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वो लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए कि कायिक संवर्धन के लाभ क्या क्या होते हैं, ये मैं जान लेते हैं। बीज उत्पन्न न करने वाले पौधे, जैसे कि यानी कि एक ऐसा भी पौधा होता है जो बीज उत्पन्न नहीं करता है, उसमें बीज नहीं पाया जाता, ऐसा भी पौधा सब होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देख लीजिए केला, केला में बीज नहीं होता है, क्योंकि केला का जो है पेड़ से ही पेड़ होता है, उसके बीज से नहीं होता है। गुलाब देख लीजिए, उसके पेड़ से ही पेड़ होता है, उसके फूल से नहीं होता है। आदि के नए पौधे बना सकते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं, इसका ये लाभ होता है। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, मतलब कि बीज के साथ जो फल उगता है उसमें ये मदद करता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमारे पास है पौधे उगाने का सस्ता और आसान तरीका है। मतलब क्या है ये कायिक संवर्धन के लाभ, मतलब ये क्या है कि पौधे उगाने का एकदम सस्ता और आसान तरीका है। अब आते हैं, बात करते हैं लैंगिक प्रजनन क्या होता है। ये जो लैंगिक प्रजनन है ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए लैंगिक प्रजनन क्या है, कि आप देख सकते हैं कि लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक को के मिलने से होता है। मतलब कहा जाता है कि महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल दोनों के मिलने से ये लैंगिक प्रजनन होता है। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट हमारे पास है कि नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहा जाता है। यानी कि जब नर हो या फिर मादा यानी मेल फीमेल जब आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रम को, उस कार्य को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की कि संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है। उसके बाद जो है मतलब संतति मतलब क्या, जो भी संतान होता है उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है, मतलब अलग अलग प्रकार के उत्पन्न होते हैं। ओके, एक जैसा फेस नहीं होता है, चेहरा नहीं होता है, इस तरीके से होता है। अब बात कर लेते हैं अगले कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, मतलब कि पुष्पी पौधे आप जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे ये पौधा है, ये पौधा है, फूल का पौधा है। इसमें जो लैंगिक जनन होता है कैसे होता है, तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले यहाँ पे कि फूल पौधे का जनन अंग है, मतलब कहा जाता है कि
फूल जो होता है, फूल वो पौधे का एक जनन अंग होता है, मतलब कि वहीं से जो है पौधे का जनन होता है, यानी कि फूल से ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट हमारा है जो कि आप देख रहे हैं कि एक फूल के मुख्य भाग क्या होते हैं, बाह्यदल होते हैं, पंखुड़ी होते हैं, स्त्री केसर होते हैं एवं पुंकेसर होते हैं। ये जो है हमारे क्या है, एक फूल के मुख्य भाग है, जो बाह्यदल है, पंखुड़ी है, स्त्री केसर है एवं पुंकेसर है। अब फूल के प्रकार देख लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं फूल के प्रकार। तो फूल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सो देख लीजिए। यहाँ पे बताया गया है कि पहला उभयलिंग, क्या है, उभयलिंगी पुष्प है। इसमें क्या होता है कि स्त्री केसर, ओके, क्या होता है, स्त्री केसर व पुंकेसर दोनों उपस्थित होते हैं। मतलब इसमें बोला जाता है कि उभयलिंगी पुष्प में जो होता है वो स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही इसमें मौजूद होता है। जैसे कि आप कौन कौन से फूल में होते हैं, कौन से पेड़ में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है बहुत अच्छी तरीके से। सरसों के पेड़ में, गुड़हल के पेड़ में होता है। अब दूसरी बात है एक लिंगी पुष्प, मतलब जिसमें एक लिंगी होते हैं वो पुष्प कौन होते हैं। तो इसका भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित होते। मतलब इसमें देखिए उभयलिंगी पुष्प में क्या होता था कि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही उपस्थित होता था, लेकिन ये एक लिंगी पुष्प में कोई एक ही उपस्थित होता है। अब स्त्री केसर है और पुंकेसर है, इस दोनों में से कोई एक ही उपस्थित होगा। ओके, उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो उदाहरण के तौर पे ये हो जाएगा पपीता, तरबूज का पौधा या पेड़, या फिर इसको फूल कह सकते हैं, पपीता का फूल या फिर तरबूज के फूल में ऐसा होता है। स्त्री केसर या पुंकेसर में से कोई एक लिंग ही पुष्प पाया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये पुष्प की संरचना है, मतलब पुष्प बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुंकेसर है, यानी कि ये आप देख पा रहे हो ये है। ओके, ये पुंकेसर है जिसको आप परागकोश तंतु भी आप कह सकते हो। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हो एकदम सीधे से पूरा का है, तो ये आपका हो जाता है वर्तिकाग्र, यानी स्त्री केसर इसको कह सकते हो। ओके, और ये भाग होता है वृत्तिका, और ये भाग जो होता है वो होता है अंडाशय। और उसके बाद जो है यानी कि ये और इसके बीच वाला वैल्यू जो देख रहा है ये है बीजांड। और उसके बाद जो है ये देख रहे हैं वायुदल, और ये होता है पंखुड़ी। ओके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा फिगर की सहायता से। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि अगले पॉइंट हमारे पास है बीज निर्माण की प्रक्रिया। मीन्स एक बीज का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, वो क्रिया के बारे में हम अच्छी तरीके से यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि परागकोश में उत्पन्न परागकण हवा, पानी या जंतु द्वारा उसी फूल के प्रतीकाग्र या दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, वही होता है परागकोश। उसके बाद जो है यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अगले पॉइंट हमारे पास है परागकण से एक नलिका विकसित होती है जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती है। मतलब कि ये कि परागकण से एक नलिका निकली हुई होती है, यानी विकसित की हुई होती है, जो वर्तिका से होते हुए बीजांड तक ये पहुंच, परागकण से एक नलिका निकलती है। सो अब अगले पॉइंट की बात कर ले, तो अगले पॉइंट हमारे पास है, आप देख रहे हो अगले पॉइंट हमारे पास क्या है। चलिए आपको मैं दिखाते हैं अगला पॉइंट। अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक का निषेचन होता है तथा युग्मनज का निर्माण होता है।
मतलब बोला जाता है कि अंडाशय के अंदर जो है नर या मादा यानी मेल या फीमेल का जो निषेचन होता है तब जाकर के जो युग्मनज का क्या होता है निर्माण होता है वहाँ। ओके, अब अगले पॉइंट की बात कर ले। यहाँ पे आपको फिगर भी दिया गया है, फिगर की सहायता से भी आप समझ हो। तो पहले यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे युग्मनज में विभाजन हो करके भ्रूण का निर्माण होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। मतलब बोला जाता है कि युग्मनज में जो है विभाजन हो करके ये एक भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण का निर्माण करने के बाद जो है बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होकर के जो है ये क्या होता है एक बीज में बदल दिया जाता है, बीज में बदल जाता है। उसके बाद जो है अगला पॉइंट हमारे पास है कि अंडाशय फल में बदल जाता है, और उसके बाद जो भी अंडाशय होता है यानी कि फूल वो होता है तो वो हमारा क्या हो जाता है फल में चेंज हो जाता है, बदल जाता है आगे कुछ दिनों के बाद। तथा फूल के अन्य भाग झड़ जाते हैं, मतलब फूल के अन्य भाग जो होते हैं वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर जो भी अंडाशय होते हैं वो फल में बदल जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे एक फूल है। ओके, वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरन है, जो कि आप देख रहे हो कि सबसे ऊपरी वाली भाग का क्या है परागकण है। क्या है परागकण है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो ये आप देख सकते हो वर्तिकाग्र है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये नर युग्मक, और ये एक पराग नली है जो कि आपको बताए थे कि ऊपर से लेकर तक जो है एक पराग नली निकली हुई होती है। उसके बाद जो है ये आप देख रहे हो ऐसे करके जो आया हुआ है ये आपका हो जाता है अंडाशय। क्या हो जाता है अंडाशय। और उसके बाद जो है ये बीच में आप देख रहे हो तो ये है मादा युग्मक। क्या है मादा युग्मक है। क्या मादा युग्मक आप देख रहा है। तो ये इस तरीके से होता है। उसके बाद जो है हम आगे आते हैं तो मानव में। अब यहाँ देखिए ये तो फूल में यानी पुष्प में प्रजनन कैसे होता था वो हम यहाँ पे बताया गया है। अब हम आपको बताते हैं कि मानव में प्रजनन कैसे होता है, ये हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मानव में प्रजनन कैसे होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है, मतलब मानव में क्या होता है एक लैंगिक जनन होता है। ओके, क्या होता है लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक परिपक्वता क्या होता है सो सुन लीजिए। जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। कोशिका किशोर अवस्था की इस अवधि को यौन आरंभ कहते हैं। मतलब कि देखिए कि कहा जाता है कि लैंगिक परिपक्वता जो है क्या होता है वो देख लीजिए कि जीवन का वह काल, मतलब कि कहा जाता है कि जीवन का वह समय जब नर में क्या होता है शुक्राणु और मादा में अंड कोशिका का जब निर्माण शुरू हो जाता है तो उस किशोर अवस्था की इस अवधि को हम लोग क्या कहते हैं यौन आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं यौन आरंभ कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे यौन आरंभ पर जो परिवर्तन होता है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले परिवर्तन जानते हैं किशोरों में एक समान, मतलब जो किशोर अवस्था में होता है उस सभी के साथ जो एक समान जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जान लेते हैं। मतलब कि जो किशोर अवस्था होता है जब होने लगता है तो सभी में एक जैसा ही मतलब कि परिवर्तन होता है, उसके बारे में जान लेते हैं कि जो सब में परिवर्तन होता है वो क्या होता है। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहली बात तो ये कि कांख जननांग के पास जो है बालों का उगना, मतलब कांख में बाल उग गया, जहाँ के अंदर में बाल निकल गया, तो ये सब किशोरावस्था का पहचान होता है कि ओके। उसका जो है त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना, मतलब कि कहा जाता है कि जैसे ये त्वचा पे तेलाहट निकलना, पसीना निकलता है लेकिन तेल की जैसा निकलता है, चिप चिप करते रहता है। ओके, तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि किशोरावस्था हो गया है। अब लड़कियों की बात कर लेते हैं। ये तो था लड़कियों। अब लड़कियों की बात कर लेते हैं कि इसमें स्तन के आकार में वृद्धि होने लगता है। ओके, मतलब कि
जो लड़कियों के होता है स्तन होते हैं उसके आकार में परिवर्तन होता है, मतलब वृद्धि होने लगता है। और उसके बाद जो है रजोधर्म होने लगता है, उसको महीनावार जिसको कहते हैं वो होने लगता है। उसका जो लड़कों में जो परिवर्तन होता है वो आप देख लीजिए कि जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, ये भी किशोरावस्था का एक पहचान है। उसका जो आवाज़ का फटना, ये भी एक किशोरावस्था का परिवर्तन है, पहचान है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्वता हो रही है। मतलब ये जितने भी आप परिवर्तन देख रहे हो, ये परिवर्तन एक ही चीज़ को संकेत करता है कि वो लैंगिक परिपक्वता धीरे धीरे उसके साथ हो रहा है। ओके, यानी किशोरावस्था में वो आ रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे नर जनन तंत्र जो है वो जान लेते हैं। नर के अंदर जो भी जनन तंत्र होता है वो, जैसे यहाँ वृषण है, फर्स्ट नंबर वृषण है। वृषण के बारे में जानते हैं कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। मतलब कहा जाता है कि वृषण उदर गुहा के बाहर जो है एक वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से वो कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब बात करते हैं कि नर युग्मक यानी शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं, यानी वृषण में ही बनते हैं। और वृषण जो है ग्रंथि, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती है। मतलब कहा जाता है कि वृषण ग्रंथि जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करता है। और टेस्टोस्टेरोन के जो कार्य हैं वो देख लीजिए। एक तो शुक्राणु उत्पन्न का नियंत्रण करता है, मतलब शुक्राणु जो भी उत्पन्न होगा उसको नियंत्रण बनाए रखता है कि भाई तुम ज़्यादा उत्पन्न नहीं हो सकते हो, ना ही ज़्यादा कम हो सकते हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही हो सकते हो। अब लड़कों में यौवन अवस्था परिवर्तन ये भी होता है। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शुक्रवाहिनी क्या होता है उसके बारे में। तो ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुंचाती है। मतलब कहा जाता है कि ये जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राणुओं को जो है वृषण से शिश्न तक ये पहुंचाने का काम करता है। क्या? शुक्रवाहिनी। अब बात कर लेते हैं मूत्र मार्ग क्या होता है। सभी को पता होगा, आपको भी पता होगा। ओके, फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का एक मार्ग होता है। मतलब कि मूत्र मार्ग जो होता है वो एक, मतलब मूत्र यूरिन जिसको कहते हो वो, और वीर्य ये दोनों को निकलने का एक मार्ग होता है। और ये जो है बाहरी आवरण के साथ इसे शिश्न कहा जाता है। मतलब इसको कहा जाता है शिश्न कहा जाता है, क्योंकि ये बाहरी आवरण होता है, वो अंदरूनी नहीं होता है, बाहर से होता है। ओके, अब फोर्थ नंबर की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ नंबर में देखिए संबंधित ग्रंथियां। संबंधित ग्रंथियां में देखिए कि शुक्राशय ग्रंथि, सॉरी ग्रंथि होना चाहिए यहाँ पे, शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। अब देखिए संबंधित ग्रंथियां में क्या होता है, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। तो डालने से क्या होता है, इससे सो देखिए क्या होता है, शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाता है। मतलब जो भी शुक्राणु होता है वो तरल माध्यम में आ जाता है। मतलब द्रव अवस्था में समझ सकते हो आप। तरल अवस्था मतलब उतना भी द्रव नहीं, पानी की तरह नहीं, एकदम थोड़ा होता है। ओके, मध्यम, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। मतलब कि ये जो माध्यम है, मतलब तरल माध्यम, वो एक क्या करता है, उसे पोषण प्रदान करता है। और उसके बाद जो है बात कर लेते हैं कि उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। क्या करता है, उसके स्थानांतरण में सहायता करता है। और शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। मतलब कहा जाता है शुक्राणु और ग्रंथि दोनों को अगर अच्छी तरीके से मिला दिया जाए
तो एक वीर्य का निर्माण करता है। ओके, क्या चीज का? वीर्य का निर्माण करता है। जैसा कि आप यहाँ पे इसका फोटोज देख सकते हो, पिक्चर देख सकते हो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि मानव का जननांग जो होता है उसका पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे देख रहे हो कि क्या है कि मानव का नर जनन तंत्र ये है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक मूत्र नलिका है और ये मूत्राशय है। यहाँ पे आप ये जो नलिका देख रहे हो, ओके, और ये एक मूत्राशय है। इसी में जितने भी यूरिन है, मूत्र है, वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये शुक्राशय है, यानी ओके, यानी शुक्राणु कह सकते हो। और ये एक शिश्न है, यहाँ से निकलता है यूरिन। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक मूत्र मार्ग है जिससे होकर के बाहर निकलता है। ओके, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ से ये जो है वो बाहरी वातावरण वाला जो लकीर है वो वृषण कोश है। और ये जो अंडे की तरह आप देख रहे हो ये हमारा वृषण है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो है ये आपको प्रोस्टेट ग्रंथि है। और यहाँ पे ये नलिका देख रहे हो ये है शुक्रवाहिनी। ओके, आप वैसे समझ में आपको नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आज हम पढ़ रहे हैं मानव का नर जनन तंत्र। अब हम बात करेंगे ये मादा जनन तंत्र, यानी वो मानव का था और ये मादा का है जनन तंत्र। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं मैं कि बहुत जल्द ही इस वीडियो को लाऊं, अगला वीडियो लाऊं, तो प्लीज़ आप जल्दी से आपको कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत जल्द ही लाइए इस वीडियो को। मैं आप लोगों के कमेंट का बहुत ही ध्यान रखूंगा और बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा। और अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर मैं नहीं ले पाऊँ। ओके, और इससे पहले मैं जो भी बता चुका हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑल वीडियोज़ का, वो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। पूरे यानी कि जितना चैप्टर मैं बायोलॉजी का ले चुका हूँ टोटल का टोटल वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।